जयपाल सिंह मुंडा भारत के संविधान सभा में एक आदिवासी सदस्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। मैं आदिवासी सदस्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुखरता के साथ और बहुत ही ज़ोर शोर से इस बात पर जोर दिया कि वो एक ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे आम तौर पर पिछड़ा, जंगली मान लिया जाता है। संविधान सभा में अपनी वक्तृता से उन्होंने न सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लोगों का अर्थ यहाँ पर संविधान सभा के अन्य सदस्यों से है, बल्कि उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को भी मुखरता से सामने रखा। उन्होंने तथाकथित मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन की आदिवासियों की समझ को प्रश्नांकित किया, जिसमें यह माना जाता था कि आदिवासी पिछड़े हैं और उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना है। उन्होंने संविधान सभा में यह कहा कि आदिवासियों को अमूमन जंगली कहा जाता है, लेकिन उन्हें जंगली होने पर गर्व है, उन्हें जंगली होने पर फ़ख्र है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपने संबोधन में उन्होंने यह कहा कि मैं उन लाखों नादान और अनजान लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। भले ही दुनिया उनकी कद्र नहीं करे, लेकिन वे भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले, जयराम पेशा कबीले आदि ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। सर, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं जंगली हूँ। हम लोग जो जंगलों में रहते हैं इस बात को बखूबी समझते हैं कि संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का क्या अर्थ है। मैं 3 करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। तो जयपाल सिंह का जो यह विचार था वह अपने आप में इस बात को बहुत ही साफ तौर पर रेखांकित करता है कि उन्हें अपनी पहचान को लेकर एक तरह से गर्व था और वो इस गर्व के साथ ही संविधान सभा में अपनी बातों को रख रहे थे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खुले मन से राजेंद्र प्रसाद की तारीफ की। I thank you for giving me out as representing the Aboriginal community of Chotanagpur. I wanted to say a few words to congratulate Dr. Rajendra Prasad, especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions. We are the real owners of India. It has recently become the fashion to talk of quit India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We are indeed very glad that we have Dr. Rajendra Prasad to be the permanent chairman of this assembly. We tribals feel that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we in presenting our case will at least get a sympathetic hearing from him. I do not wish to say anything about his merit, they are already too well known. But let me end by saying that we hope the rest of the House, while he is giving us his sympathy, will also reciprocate with him. क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और उनके बीच में एक तरीके से राजनीतिक खींचतान चलती रहती थी, इस अर्थ में जयपाल सिंह द्वारा राजेंद्र प्रसाद की तारीफ़ करना यह दर्शाता है कि उस समय के नेता बहुत ही आसानी से जो व्यक्तिगत राग द्वेष है उससे ऊपर उठकर राष्ट्र राज्य के हित में काम करने के लिए तैयार थे। यहाँ मैं यह एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करना चाहता हूँ जो कि रामचंद्र गुहा ने अपने लेखन में बताया है, और वह यह है कि संविधान में आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को दलितों की तरह यानी कि अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण का अधिकार दिलाने में जयपाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में अगस्त 1947 में अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित पहली रपट को सार्वजनिक कर दिया गया था। इसमें सिर्फ अछूतों या दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद समूह आदिवासी को तस्वीर से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
संविधान सभा ने प्रसिद्ध समाज सुधारक एवी ठक्कर के नेतृत्व में जनजातीय अधिकारों के लिए एक उप समिति का गठन किया था। इस उप समिति की रपट इसके सदस्य के रूप में जयपाल के शब्दों ने संविधान को आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज़्यादा संवेदनशील बनाया। तो इस समिति में जो जयपाल सिंह ने भूमिका निभाई उसने भी संविधान सभा में जो आदिवासियों के मुद्दे थे उनके बारे में और ज़्यादा गहराई से विचार करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। इसने विधायिका और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जयपाल सिंह ने उन आदिवासी भाषाओं का संरक्षण करने और उनका संवर्धन करने पर बल दिया जिनके पास अपनी लिपि नहीं थी। संविधान सभा में 8 दिसंबर 1948 को मूल अधिकारों के अंतर्गत भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण पर बहस के समय उन्होंने मुंडारी जैसी आदिवासी भाषाओं के संरक्षण पर जोर दिया। जयपाल सिंह ने राजनीतिक संरक्षण पर बहस के समय इस बात पर बल दिया कि आदिवासियों की ज़मीनों की रक्षा के लिए बने मौजूदा कानूनों को कायम रखा जाए तथा ज़रूरत पड़ने पर इन कानूनों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। उन्होंने विधायिका में आदिवासियों के लिए सीटों को आरक्षित करने का समर्थन किया और यह कहा कि देशी रियासतों में भी आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों को अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह कहा कि आदिवासियों को उनके जंगल के जीवन से आने को बाध्य करने हेतु आरक्षण देना आवश्यक है। और ये जो उनकी भूमिका थी संविधान सभा में वह काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रही क्योंकि कुल मिलाकर जो जयपाल सिंह ने संविधान सभा में काम किया वह काम आदिवासियों के हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। एक अन्य मुद्दे का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। चूँकि महात्मा गांधी के चिंतन में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आया था, इसलिए संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि शराबबंदी की जानी चाहिए और उसके लिए संविधान में कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा इसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने यह कहा कि शराब जो है वो आदिवासी जीवन का एक हिस्सा है, उनकी कई परंपराओं का हिस्सा है, उनके कई धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है और अगर पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की जाती है तो ये एक तरीके से उनके धार्मिक मामलों में दखल देने की तरह होगा। और बाद में दूसरे जो कई आदिवासी सदस्य थे उन्होंने इस बात को नकारने की कोशिश की कि एकदम से यह हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और उन्होंने एक तरीके से इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि शराबबंदी की जा सकती है या इस तरह का प्रस्ताव बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जयपाल सिंह के जोरदार तर्कों के कारण आखिरकार जो शराबबंदी का मसला है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। अर्थात शराबबंदी जैसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, सिर्फ यह बात है कि इस दिशा में राज्य काम करने की कोशिश करेगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा। तो यह भी आदिवासियों के संरक्षण या उनके परंपराओं के संरक्षण के संदर्भ में जयपाल सिंह का एक योगदान माना जा सकता है कि उन्होंने उनके जीवन से जुड़े हुए या उनके आचार व्यवहार लोक जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को संरक्षित करने का काम किया।